कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि इस खेल में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो कई ऐसे किस्से हमें देखने को मिलेंगे जिसमें खिलाड़ियों ने इस खेल में कई बड़े उलटफेर किए हैं। ऐसा ही एक किस्सा साल 2001 में ईडन गार्डन के मैदान में हमें देखने को मिला था। उस वक्त भारतीय टीम मैच फिक्सिंग के काले दंश से उभरकर एक बार फिर से एकजुट होने के लिए प्रयासरत थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा सहित कई और भी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करने के दोषी पाए जाने की वजह से क्रिकेट से बैन हो चुके थे। हर तरफ भारतीय टीम की बदनामी हो रही थी और फैंस का तो भारतीय टीम से जैसे भरोसा ही उठ चुका था। यह सचमुच भारतीय टीम के लिए काफी मुश्किल वक्त था। ऐसे मुश्किल समय में टीम की बागडोर संभाली युवा सौरभ गांगुली ने। उन्होंने न केवल टीम की कमान अपने हाथ में ली, बल्कि ऐसे खिलाड़ियों को चुन चुन कर टीम में लिया जिनमें प्रतिभा तो थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, जहीर खान, हरभजन सिंह ये सभी भरोसे के काबिल खिलाड़ी थे। और सचिन तेंदुलकर, जिनके लिए तो क्रिकेट ही सब कुछ था। टीम तैयार हो चुकी थी और टीम का प्रदर्शन भी संतोषजनक था, लेकिन मैच फिक्सिंग के दंश से आहत भारतीय क्रिकेट फैंस को इस टीम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ऐसा जायज भी था। ऐसे में साल 2001 में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेलने भारतीय दौरे पर आई। उस समय भारतीय क्रिकेट को पटरी पर लाने के लिए ऐसे ही एक सीरीज की सख्त जरूरत भी थी। 27 फरवरी 2001 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जहां एक तरफ खड़ी थी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और साथ ही अपने फैंस का विश्वास जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार भारतीय टीम, तो वहीं दूसरी तरफ थी विश्व विजेता और लगातार 15 टेस्ट मैच जीतकर आत्मविश्वास और घमंड से चूर ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिनमें शामिल थे एक से बढ़कर एक धुरंधर और अनुभवी खिलाड़ी। वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय टीम, जिनके प्रमुख स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले चोट की वजह से टीम में नहीं थे। बचे बाकी स्पिन गेंदबाजों ने अभी तक 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले थे। हरभजन सिंह, जो कि अपनी इनडिसिप्लिन हरकतों की वजह से टीम से सस्पेंड थे, उन्हें अचानक यह सीरीज खेलने के लिए बुलाया गया। इसके पीछे मुख्य वजह थी सौरभ गांगुली की जिद। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं इस ड्रेसिंग रूम से तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक हरभजन इस टीम में नहीं आ जाते। जबकि उस समय हरभजन का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस था 30 रन देकर 3 विकेट, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में भी हरभजन का प्रदर्शन औसत ही रहा था। इसीलिए वो सिलेक्टर्स की पहली पसंद तो नहीं थे, लेकिन ये तो दादा की जिद थी और उनकी जिद की वजह से ही वो ये टेस्ट सीरीज खेलने वाली टीम में शामिल हो चुके थे। फिर भी किसी भी एंगल से यह मुकाबला बराबरी का तो लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शेरों के झुंड के सामने मेमनों को खड़ा कर दिया गया है। मुंबई में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को केवल 3 दिन के अंदर ही समेटते हुए यह टेस्ट मैच 10 विकेट से जीतकर अपनी विजय यात्रा जारी रखी। भारतीय टीम के इस तरह के लाचार प्रदर्शन से क्रिकेट फैंस का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और भारतीय टीम की जमकर हुटिंग हुई। बिशन सिंह बेदी ने तो इस मैच के बाद यहां तक कह दिया था कि यह भारतीय क्रिकेट का अंत है। मुंबई में मिली शर्मनाक हार से व्याकुल भारतीय टीम दूसरा टेस्ट खेलने कोलकाता पहुंची। एक तरफ तो लगातार 16 टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम आत्मविश्वास से सराबोर थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए जैसे मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे पहले टीम के फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ उंगली की गंभीर चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए। फिर राहुल द्रविड़, जिन पर मध्यक्रम की जिम्मेदारी थी, वो भी तेज बुखार और डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे और बेड रेस्ट पर थे। राहुल द्रविड़, जिन्हें नेट पर हार्ड प्रैक्टिस करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उस टेस्ट मैच से पहले उन्होंने एक भी दिन नेट पर अभ्यास नहीं किया और उन्होंने पहली बार बैट तब पकड़ा जब उन्हें बैटिंग करने के लिए ग्राउंड पर उतरना था।
वहीं वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट मैच शुरू होने के महज 2 दिन पहले ऐसा महसूस हुआ कि उनके बैक में कुछ समस्या है और वो फिजियो के पास टेस्ट के लिए चले गए। जांच के बाद पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या है और जरा सी भी लापरवाही उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें भी कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह दी। एक टीम जो कि पहला टेस्ट बुरी तरह हार कर आई है, उनके पास कुछ ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं है। उनके फ्रंटलाइन गेंदबाज चोटिल है। फैंस का भरोसा तो वो पहले ही खो चुके हैं और उस पर उनके 2 भरोसेमंद बल्लेबाज बेड रेस्ट पर चले गए हैं। कल्पना कीजिए ऐसे वक्त में उस टीम के कप्तान पर क्या बीत रही होगी। बहरहाल 11 मार्च 2001 को दूसरा टेस्ट शुरू हुआ ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड पर। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैथ्यू हेडन की बेहतरीन बल्लेबाजी और कप्तान स्टीव वॉ के शानदार शतक की मदद से 445 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन हरभजन सिंह ने सही समय पर अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे मैथ्यू हेडन और स्टीव वॉ सहित कुल 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 445 के स्कोर पर ही रोक दिया। इसी दौरान उन्होंने अपनी हैट्रिक भी बना डाली। अब भारतीय टीम को एक अच्छी रणनीति के तहत बल्लेबाजी करते हुए इस स्कोर के करीब पहुंचना था, ताकि अगर मैच ना भी जीत सके तो कम से कम मैच गंवाना ना पड़े। लेकिन जवाब में भारत ने क्या किया? पूरी टीम 171 रनों पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को 274 रनों की लीड दे दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ ने भारतीय टीम को फॉलो ऑन करने का न्योता दिया। उनका इरादा साफ था कि वो इस बार भी भारतीय टीम को जल्द से जल्द ऑल आउट करके इस मैच को भी पिछले टेस्ट की तरह 3 दिन के अंदर ही खत्म करते हुए अपने एक्स्ट्रा 2 दिन बचाएंगे और रेस्ट करेंगे। आखिरकार मजबूरन भारतीय टीम को फॉलो ऑन खेलने ग्राउंड पर उतरना पड़ा। 52 के स्कोर पर जब भारत का पहला विकेट गिरा, तब कप्तान सौरभ गांगुली ने अनुभवी बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बजाय वीवीएस लक्ष्मण को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और द्रविड़ को वीवीएस लक्ष्मण की जगह 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया। 115 के स्कोर पर जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए, तब पवेलियन में बैठे दर्शकों की उम्मीद भी खत्म हो गई और काफी संख्या में लोग स्टेडियम छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस मैच को देख रहे थे, क्योंकि उनके लोकल हीरो सौरभ गांगुली यानी कि दादा क्रीज पर थे। दादा ने लक्ष्मण के साथ मिलकर संभलकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। खासकर लक्ष्मण का फोकस उस मैच में देखने लायक था। उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को खेला और मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए, उसने दोबारा भारतीय खेमे में एक धुंधली सी उम्मीद जगा दी थी। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था और तीसरे दिन का खेल खत्म होने में कुछ ही समय बाकी थे कि तभी सौरभ अपना फोकस खो बैठे और 48 रन बनाकर मैकग्राथ की गेंद पर आउट हो गए। इसी के साथ फैंस की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई थी। दादा के आउट होने के बाद लक्ष्मण का साथ देने आए राहुल द्रविड़ और उन दोनों ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इसी दौरान लक्ष्मण ने अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर डाली। फिर चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और साथ ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का बुरा दिन भी। दोनों बल्लेबाज जिन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी, अब उनके ही कंधों पर इस मैच को बचाने की जिम्मेदारी थी। उन दोनों बल्लेबाजों ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए पूरे दिन बल्लेबाजी की और रन बनाने के साथ साथ विकेट को भी बचाए रखा। एक तो कोलकाता की तपती गर्मी, उस पर एक बल्लेबाज बैक की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो दूसरा डिहाइड्रेशन और बुखार से तप रहा है। लेकिन इसके बावजूद देश की शान को बचाए रखने की चाहत उन्हें क्रीज पर टिके रहने की हिम्मत दे रही थी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स विकेट न ले पाने की झुंझलाहट में लगातार दोनों बल्लेबाजों को स्लेज कर रहे थे। खासकर उन्होंने राहुल द्रविड़ को टारगेट बना लिया था।
क्योंकि लक्ष्मण पूरी तरह सेट थे। लेकिन राहुल द्रविड़ शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। इसीलिए लक्ष्मण बीच बीच में द्रविड़ के पास जाकर उनसे बातें करते और उन्हें अपना फोकस बनाए रखने की हिम्मत देते थे। लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद राहुल द्रविड़ ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की स्लेजिंग का जवाब अपने बल्ले से देना शुरू कर दिया और उन्होंने लक्ष्मण के साथ मिलकर उनके गेंदबाजों की हेकड़ी निकालकर रख दी। इन दोनों की जबरदस्त बल्लेबाजी ने अब ऑस्ट्रेलियन खेमे में हड़कंप मचा दिया था और उनके कप्तान को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये बाजी उल्टी कैसे पड़ गई। लास्ट सेशन में तो लक्ष्मण की बैक की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। उनके लिए तो चलना भी मुश्किल हो गया था। तब स्कोर को बढ़ाने की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ ने ले ली और लक्ष्मण उन्हें केवल सपोर्ट करते रहे। द्रविड़ ने सिंगल हैंडेडली उस सेशन में 75% से ज्यादा गेंदों को फेस किया। उनका इरादा साफ था, चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हाल में विकेट नहीं गिरने देंगे। आखिरकार चौथे दिन का खेल खत्म हुआ। लक्ष्मण ने अपनी डबल सेंचुरी और द्रविड़ ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर डाली। अब टीम का स्कोर था 584 रन और उनके दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज भी नॉट आउट थे। इसका मतलब साफ था, टीम इंडिया इस टेस्ट में वापसी कर चुकी थी। पांचवें दिन दादा ने लंच से पहले 657 रनों के स्कोर पर अपनी पारी समाप्ति की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट को जीतने के लिए 384 रनों का टारगेट दे दिया। बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी गेंदबाजों की। आखिर इस टेस्ट को जीतने के लिए उन्हें ऑल आउट भी तो करना था। उस पर केवल आधे दिन का खेल ही बचा था। सबको यही लग रहा था कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म होगा, क्योंकि उनकी नजर में ऑस्ट्रेलिया की इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप को भारतीय अनुभवहीन गेंदबाज आधे दिन में तो ऑल आउट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि ये हमारी भारतीय टीम है जो कभी भी और कहीं भी अपने प्रदर्शन से हारी हुई बाजी को भी अपने पक्ष में करने का गुर्दा रखती है। इसका सबसे बड़ा एक सबूत तो हम साल 1983 के वर्ल्ड कप में दे ही चुके थे और इस बार भी ऐसा ही कुछ करने की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई और उन्होंने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़ लिए। अब तो लगा कि अब ये टेस्ट ड्रॉ होकर ही रहेगा। लेकिन तभी 24वें ओवर में दादा ने गेंद हरभजन सिंह के हाथों में दी, इस उम्मीद में कि शायद भज्जी पहली पारी की तरह इस पारी में भी कोई करिश्मा कर दिखाए। भज्जी ने भी इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे माइकल स्लेटर का विकेट लेकर दादा के भरोसे को कायम रखा। इसके बाद तो भज्जी ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने ही नहीं दिया और रेगुलर इंटरवल पर विकेट निकालकर देते रहे। दादा को यह एहसास हो गया था कि ऑस्ट्रेलियन को स्पिन गेंदों को खेलने में दिक्कतें आ रही है। इसीलिए उन्होंने एक तरफ से हरभजन सिंह को लगातार गेंदबाजी करवाने का फैसला किया, लेकिन समस्या यह थी कि दूसरी तरफ से अटैक पर किसको लगाया जाए। फिर फैसला हुआ कि सचिन दूसरे छोर से हरभजन का साथ देंगे। सचिन ने भी क्या बखूबी साथ निभाया और गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और शेन वॉर्न का विकेट लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी और अंत में हरभजन ने मैकग्राथ को आउट करके एक ऐसी ऐतिहासिक जीत की गाथा लिखी जिसे आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। टीम इंडिया इतने में ही नहीं रुकी, उन्होंने चेन्नई में खेले गए तीसरे टेस्ट को भी रोमांचक मुकाबले में केवल 2 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया को एक शर्मनाक हार का तोहफा देते हुए अपने घर से अलविदा कहा। इसी के साथ भारतीय टीम ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और साथ ही अपने फैंस का विश्वास भी दोबारा हासिल कर लिया था। इस तरह भारतीय क्रिकेट ने अपने अतीत में घटे मैच फिक्सिंग के काले साए से उबरकर एक नए दौर की शुरुआत की और आज आलम यह है कि हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड की सबसे मजबूत टीम बन चुकी है।